हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन पिजल। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूं आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज। ये सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे। ये मूवमेंट्स आपको अगर आपने समझ लिए, अगर आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई, तो आपको लिटरेचर समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसानी आसानी से आप अपने वर्क्स को रिलेट कर पाओगे और याद कर पाओगे। तो प्लीज पे अटेंशन व्हेन आई स्टार्ट विद द टॉपिक। आपका सबसे पहले लिटरेरी मूवमेंट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लासिसिज्म के साथ में। तो देखो, क्लासिसिज्म बेसिकली वो लिटरेरी आर्टिस्टिक थिंकिंग है जो एंशियंट ग्रीस और रोम के आइडियल्स को फॉलो करता है। इस मूवमेंट का कोर मतलब है डिसिप्लिन, ऑर्डर, बैलेंस और रीजन। तो बहुत सीधी बात में अगर समझना चाहो कि जो चीज लॉजिकल, यूनिवर्सल और रूल फॉलोइंग हो, वो आप पे क्लासिकल होती है। अब की आइडियाज क्या है इसके? सबसे पहला की आइडिया है कि ये फोकस करता है ऑर्डर के ऊपर। स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लासिसिज्म में। हार्मनी एंड बैलेंस का बात करें तो इमोशंस को कंट्रोल में रखो। रिस्ट्रेंट का बात करें तो जितना जरूरी है बस उतना ही लिखो, फालतू की बकवास मत लिखो। रैशनैलिटी का बात करें यहाँ पे, तो ये फोकस करते हैं कि दिमाग पे जोर दो, ना कि अपने दिल पे। और फिर आपका आ जाता है साथ में एक एंड में एक और चीज आती है, और वो है आपका डेकोरम। मतलब कौन सा स्टाइल किस जगह सूट करता है, उसी हिसाब से आप इसको लिखोगे। ये मूवमेंट ओपनली अपोज करता था आपके इमेजिनेशन को, इमोशंस को, पर्सनल पैशंस को। मतलब ये सारी चीजें जो आपके रोमांटिक्स सेलिब्रेट करते थे, वो सारी चीजें आपके इमोशंस, नेचर, इमेजिनेशन, इन सबको अपोज कर रहा था। छोटा सा एग्जांपल दो कि अगर जैसे आपकी कोई क्लासिकल पोयम होएगी, यहाँ पे अगर आपकी है ना कोई क्लासिकल पोयम आप लिख रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ही क्लियर चीज देखने को मिलेगी। क्या? क्लियर आर्ग्यूमेंट होएगा, बैलेंस सेंटेंसेस होंगे, इमोशंस बहुत ही कंट्रोल्ड वे में देखेंगे, और यूनिवर्सल थीम देखने को मिलेगी जो जस्टिस, ड्यूटी और वर्च्यू के ऊपर बनी हुई है। और वही अगर आप अपनी किसी रोमांटिक पोएम में देखोगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, पर्सनल फीलिंग्स मिल जाएंगी, नेचर की इमेजरी मिल जाएगी आपको, है ना, और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस वगैरह मिलेंगे। तो ये आपका मेन डिफरेंस है एक क्लासिकल पोएट्री और नॉर्मल रोमांटिक पोएट्री के बीच में। अब इसे समझो। क्लासिसिज्म का सीधा कनेक्शन एंशियंट वर्ल्ड से है। कैसे है? सबसे पहले ग्रीक क्लासिक पीरियड से ये स्टार्ट होता है आपका क्लासिसिज्म, जो आपका 5th और 4th सेंचुरी बीसी में आया। इस एज को आपकी एज ऑफ फेरिकल्स भी बोला जाता है। एथेंस का गोल्डन एज था ये। आप सोचो, प्लाटो का फिलोसफी हो गया, एरिस्टोटल का पॉलिटिक्स हो गया, और ये सारी की सारी चीजें एग्जाम में बहुत आती है। इनके साथ में और कौन से आपके मेन राइटर्स थे? सोफोकल्स हो गए आपके। सोफोकल्स का ट्रेजेडी हो गया यहाँ पे। और किसका ट्रेजेडी? यूरिपाइड्स का ट्रेजेडी हो गया। अरिस्टोफेन्स का भी नाम ले सकते हो आप यहाँ पे। अरिस्टोफेन्स किसके लिए पॉपुलर है? आपके कॉमेडीज वगैरह के लिए पॉपुलर है, तो उनका नाम ले सकते हो। तो ये जो थिंकर्स थे, इन्होंने रीजन और फॉर्म और स्ट्रक्चर, इन तीनों चीज से अपना फाउंडेशन बनाया और अपना लिटरेचर प्रोड्यूस किया। फिर आते हैं आपके रोमन क्लासिस्ट। अब रोमन्स ने ग्रीक्स को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद एज इट इज नहीं लिखा, उन्होंने इसको और भी तराशा, पॉलिश करके इन्होंने अपने वर्क्स को रिप्रेजेंट किया। इंपॉर्टेंट रोमन राइटर्स के नाम कैसे हैं आपके? वर्जिल है। वर्जिल का कौन सा वर्क हो गया? एनियाड हो गया है यहाँ पे। हॉरिस का क्या हो गया आपका? आर्ट्स पोएटिका हो गया है यहाँ पे। और सिसेरो का क्या हो गया यहाँ पे आपका? ओरेट्री हो गया है यहाँ पे। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग ड्यूटी, ऑर्डर, एम्पायर और डिसिप्लिन वगैरह को ग्लोरीफाई कर रहे थे। अब ये बात कर रहे हैं कि इट रिवाइव ड्यूरिंग रेनेसा एंड 18th सेंचुरी। दोबारा से कब रिवाइव हुआ था? तो रेनेसा में लोगों ने ग्रीक और रोमन बुक्स को वापस से रिडिस्कवर किया। आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सब क्लासिकल सिमेट्री फॉलो करने लग गए आपके 18th सेंचुरी में, जब दोबारा से आपका रेनेसा का टाइम आया था तब। तो 18th सेंचुरी यूरोप में क्या किया था इन्होंने? ये आपका जो सबसे हाईली जो इन्फ्लुएंस लिटरेचर था वो फ्रेंच में देखने को मिलेगा। तो राइटर्स ने क्या, ये जो फ्रेंच क्लासिसिज्म में, तो राइटर्स ने क्या किया? राइटर्स फॉलो किए क्या चीज को? सबसे पहले तो ये रेनेसा वाले राइटर्स की बात कर रहे हैं, वो क्लैरिटी के पीछे गए, मॉरल पर्पस के पीछे गए, और ऑर्डर के पीछे गए। और साथ ही में क्या चीज लिख रहे थे वो? 3 यूनिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था ये इनका। 3 यूनिटीज किसकी? टाइम, प्लेस और एक्शन की। ये 3 यूनिटीज, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इसके ऊपर उन्होंने अपने वर्क्स वगैरह सारे बेस्ड ऑन लिखे यहाँ पे। ठीक है,
तो ये आपको चीज समझनी है यहाँ पे। अब सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, तो क्लासिसिज्म किसी हवा में नहीं आया आपका उड़ के, ये एंशियंट सोसाइटीज की बैकबोन सोच थी यहाँ पे, है ना। तो अगर आप ग्रीक सोसाइटी का बात करो तो डेमोक्रेसी डेवलप हो रही थी उस टाइम पे और फिलोसफी अपने पीक पर थी। तो सिटीजन्स को क्या था, सिटीजन्स के लिए मॉरल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये जो ग्रीक्स थे ये लोग कहते थे कि तुम लॉजिकली सोचो, रिस्पॉन्सिबली जियो। और रोमन सोसाइटी के लोग क्या बोल रहे थे, ये फोकस कर रहे थे ड्यूटी, लॉ और मोरालिटी के ऊपर। इनका कल्चर ही इनके लिए सब कुछ था, इनकी स्पाइन, इनकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, कुछ भी कह लो। तो इनका मानना था कि एम्पायर को मेंटेन रखने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो लिटरेचर में भी वही वैल्यूज रिफ्लेक्ट होगी। भाई लिटरेचर क्या है, जो सोसाइटी है वही तो लिटरेचर है यहाँ पे आपका। तो इसीलिए लिटरेचर में इनकी सेम वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। तो कल्चरल, कॉमन कल्चरल आइडियाज इन्होंने क्या लिखा था, ये एम्फोसाइज कर रहे थे कि तुम मॉडरेट रहो, है ना, किसी भी चीज को एक्सेस में मत बोलो, मध्यम पाथ चुनो। ये आपका एरिस्टोटल का फिलोसॉफी था, ये मॉडरेट रहने का। इन्होंने बोला था कि यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर को समझो, पर्सनल फीलिंग्स को फालतू में भावनाओं में बहके मत लिखो, सोसाइटी और ड्यूटी पे फोकस करो। तो ये इनका यहाँ पे मेन फोकस इन्हीं चीजों पे था यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे आपका फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस वगैरह को देखो यहाँ पे। तो ये जो आपका क्लासिसिज्म था ये आपके इंस्पायर्ड हुआ था एरिस्टोटल की पोएटिक्स से और होरेश की आर्स पोएटिका के साथ में। यहाँ पे ये एक बार आपके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स से इनको भी आप देख लो यहाँ पे, ये सारे के सारे हम ऑलरेडी आपके पढ़ चुके हैं इनके, है ना। तो अब ये जो था आपका ये आपके जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन था ये इंस्पायर्ड था आपके एरिस्टोटल इन पोएटिक्स और होरेशियन की आर्स पोएटिका के साथ में। अब क्लासिसिज्म प्योरली थ्योरी बेस्ड मूवमेंट है। एरिस्टोटल की पोएटिक्स में क्या बात करते हैं, क्या फॉलो कर रहे थे उसके अंदर, ये बताते हैं पोएटिक्स में आपके रूल्स ऑफ ट्रेजेडी, यूनिटी, प्लॉट और कथारसिस, ये सब आपके पोएटिक्स के अंदर है। हॉरेस की आर्ट्स पोएटिका क्या बता रही है, डेकोरम, स्टाइल, मॉरल, पर्पस, डिसिप्लिन। तो इन दोनों बुक्स को रूल बुक माना गया था लिटरेचर बनाने का। सो दीज टू बुक्स एक्टेड एज द ट्रिटाइज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर राइटिंग्स। तो क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पायदान मान लो आप इन दोनों किताबों को यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बोल रहे हैं कि बिलीफ इन यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर को लेके, तो ये आइडिया कहता है कि इंसान का बेसिक नेचर सब जगह सेम होता है, अक्रॉस ऑल कल्चर्स, अक्रॉस ऑल कंट्रीज एंड सेंचुरीज। इसीलिए लिटरेचर का काम क्या है कि आप यूनिवर्सल वर्च्यूज के में लिखो, यूनिवर्सल फ्लॉज के बारे में लिखो, कॉमन मॉरल स्ट्रगल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और जनरल ह्यूमन बिहेवियर को प्रेजेंट करना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अब एडिपस का प्राइड, एडिपस का प्राइड हो गया आपका यहाँ पे, और एंटीगोन का मॉरल ड्यूटी, वर्जिल का एनियास का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे के सारे आपके यूनिवर्सल नेचर के एग्जाम्पल ही तो है कि नहीं है। आप सेम प्राइड अपने यहाँ पे अपने एपिक्स में देख लो, यहाँ पे सेम इनके पैरेलल कैरेक्टर्स को देख लो यहाँ पे, जैसे भीष्म पितामह का मॉरल ड्यूटी हो गया, या फिर युधिष्ठिर का मॉरल ड्यूटी हो गया है, दुर्योधन का प्राइड हो गया है यहाँ पे, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो आप यहाँ पे, अर्जुन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, या फिर कुछ भी आप कर लो इनको। तो ये सारी आपकी यूनिवर्सल मॉरल नेचर आपका जो है वो सेम होता है, ये जो सेम आपके इंसान की जो बेसिक नेचर है वो। फिर आर्ट मस्ट रिफ्लेक्ट हार्मनी, ट्रुथ, एथिकल पर्पस। तो क्लासिसिज्म के लिए आर्ट का मतलब था जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए आर्ट में हार्मनी होना बहुत जरूरी था। हार्मनी बोले तो बैलेंस, ये बैलेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, धुन की बात नहीं कर रहा हार्मनी। ट्रुथ, सच्चाई होना जरूरी है। तो सच्चाई किसके बारे में, रियलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में। एथिकल पर्पस होना चाहिए, मतलब मॉरल सेंटर होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीजें आपका होना जरूरी है एक वर्क में। तो आर्ट को सीधा और सच्चा रखना है और इंसान को बेटर बनाना है, यही जिम्मेदारी है एक अच्छे पोएट की। फिर बात करते हैं ये रीजन, लॉजिक, डेकोरम एज गाइडिंग फोर्स की तरह। तो क्लासिसिज्म में हर डिसीजन, प्लॉट हो या कैरेक्टर हो या स्टाइल हो, वो रीजन और लॉजिक पर बेस्ड होता था। डेकोरम मतलब क्या है, डेकोरम का मतलब जो कैरेक्टर है उसका बिहेवियर उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हो, जो सीन है उसका टोन सूट करे। ऐसा तो नहीं कि राजा जो है, राजा को तुम यहाँ पे ऐसे ही फूल कर तुम लैंग्वेज उठा के दे दो, राजा अपने हंसी मजाक में बातें कर रहा है, तो ये मिसमैच हो जाएगा। तो कोई मिसमैच नहीं करना है, जो जैसा सीन है जिसके लिए है उसका टोन उसी के अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए। अ किंग कैनॉट स्पीक लाइक अ क्लाउन,
अ ट्रेजेडी कैन नॉट सडनली बिकम स्लैपस्टिक। तो डेकोरम रूल मतलब ये क्लासिसिज्म की जान था यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है ब्यूटी, जो आपके सिमेट्री और बैलेंस फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहे हैं। तो क्लासिस्ट जो राइटर्स थे उनके लिए जो एस्थेटिक्स वगैरह था वो बताते थे कि ब्यूटी आपके कोई भी एक्स्ट्रावेजेंस तरीके में मत बताओ, बैलेंस वे में बात करो, यहाँ पे कोई भी फालतू का ग्रैंडियर स्टाइल मत यूज करो। इसीलिए लिटरेरी ब्यूटी क्या है, प्रोपोर्शन में हो, रिदम में मेंशन करो, ऑर्डर, सिमेट्री और मेजर टोन में इसको रिप्रेजेंट करो। तो खूबसूरती वो ही होती है जो संतुलित हो, ना ज्यादा ना कम। जैसे पोप के हीरोइक कुप्लेट्स हो गए, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल एलिगेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके यहाँ पे, है कि नहीं है। लैंग्वेज का बात करो आपके क्लासिस्ट की, तो लैंग्वेज कैसी थी, पॉलिश रिफाइंड लैंग्वेज थी। क्लासिकल राइटिंग का टोन बहुत ही साफ सुथरा, डिग्निफाइड और स्मूथ होता था। कोई रफनेस या फालतू के स्लैंग वगैरह या अननेसेसरी और ऑर्नामेंटेशन नहीं किया गया था। लैंग्वेज बिल्कुल तराशी हुई थी, जैसे किसी स्कल्पचर को शेप दिया हो। वर्जिल की लाइन से बहुत पॉइज्ड और एलिगेंट और केयरफुली चोजन होती थी यहाँ पे, है ना। तो रिफाइनमेंट ही क्लासिकल और न्यू क्लासिसिज्म का स्टाइल का हॉलमार्क यहाँ पे बताया गया है। बैलेंस सेंटेंसेस होते थे आपके, तो क्लासिकल्स बिलीव करते थे सिमेट्री में, इसलिए उनके सेंटेंसेस भी बैलेंस्ड होते थे। अब ये पैरेललिज्म, इसका मतलब क्या है, दो या ज्यादा क्लॉजेस सेम पैटर्न में रिप्रेजेंट किए हो। तो ये क्यों यूज करते थे, साउंड और सेंस दोनों में बैलेंस दिखाने के लिए। जैसे हॉरेस ने आपके पैरेलल क्लॉजेस को यूज किया था टू मेंटेन रिदम एंड क्लैरिटी। तो जो एक तरफ में लेफ्ट में होता है वो सेम वैसा ही आपका कुछ चीज आपको राइट में भी दिखाई देगा, सेम वेट वाला। तो ये आपका क्लासिकल ब्यूटी का रूल था यहाँ पे आपका। अब ये बोला इन्होंने स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल ऑफ जॉनरे। तो क्लासिकल राइटर जॉनरे के रूल्स को तोड़ने नहीं देते थे। हर फॉर्म का अपना डेकोरम होता था। एपिक है तो ग्रैंड स्टाइल में लिखोगे, ट्रेजेडी है तो सीरियस टोन में लिखोगे यहाँ पे इसको आप, है ना, नोबल कैरेक्टर्स होंगे। और कॉमेडी है तो कैरेक्टर्स आपके लोअर होंगे, यहाँ पे सोशल फ्लॉज होंगे उसके। और पेस्टरल है तो आप सीधे सिंपल रूरल सिंप्लिसिटी के बारे में बात करोगे। सटायर है तो मॉरल करेक्शन के बारे में बात करोगे, है ना। तो जनरे का रूल्स अरिस्टोटल और हॉरेस दोनों के क्रिटिसिज्म का फाउंडेशन है यहाँ पे। एम्फसाइज ऑन डेकोरम, तो डेकोरम मतलब राइट स्टाइल फॉर राइट कंटेंट, जो बात जैसी है वैसी ही बोलनी चाहिए। एग्जाम्पल, जो किंग है, किंग मस्ट स्पीक इन नोबल टोन। क्लाउन्स कॉमेडी टोन में बात करेगा, ट्रेजेडी आपका लो ह्यूमर नहीं इंक्लूड करेगी, और कॉमेडी कोई आपके ट्रेजिक ग्रैंडियर की तरह नहीं लिखा जा सकता है यहाँ पे। फिर ये लोग हीरोइक कुप्लेट्स को यूज करते थे। हीरोइक कुप्लेट्स क्या है, दो लाइन में लिखे जाते हैं, यामिक पेंटामीटर में होते हैं, राइम्ड होते हैं और बैलेंस थॉट होती है। तो ये फॉर्म आपके बाद में इंग्लिश न्यू क्लासिकल क्लासिस्ट में और भी पीक पर गया। और ये किसने पीक पर लेकर आया इसको, पोप और ड्राइडन, जो आपके न्यू क्लासिसिज्म में आए थे, वो इसको और भी पीक पर लेकर आए, है ना। जैसे पोप लिखते हैं, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड। तो ये हीरोइक कुपलेट क्या है, सिग्नेचर स्टाइल था आपके ऑगस्टन एज का, ठीक है, जिसको आप एज ऑफ ड्राइडन कह लो या फिर एज ऑफ आपका पोप कह लो यहाँ पे। अब मेजर जॉनरेस वगैरह का बात करो यहाँ पे कि मेजर जॉनर क्या किस तरह का आपका यूज किया गया था। तो देखो एपिक पोएट्री होती थी। तो एपिक मतलब क्या है, क्लासिकल फॉर्म का क्राउन। थीम्स कैसी होती थी उसकी, हीरोइक होंगी, हीरोइज्म, नेशन, गॉड, ड्यूटी, फेट, ये सब देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपका एपिक पोएट्री में आप एलियाड ले लो, ओडिसी ले लो, एनियाड ले लो, है ना, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। ट्रेजेडी हाई सीरियस टोन होती थी, नोबल कैरेक्टर्स होते थे, और मेन फोकस होता था फेट के ऊपर, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता था और ड्रामेटिक आयरनी होती थी, है ना। तो ये जो ट्रेजेडी थी ये जीवन के कठिन सच्चाई और इंसानी कमजोरी का मिरर था यहाँ पे। पेस्टल पोइट्री के बारे में बात कर रहे हो तो एक आइडियलाइज रूरल लाइफ आपको दिखाई देगी, उसमें भेड़ चराने वाला शेफर्ड होएगा, नेचर होएगा और इनोसेंस होएगा। जैसे आपका वर्जिल का एक्लॉग्स हो गए, वो इसी थीम के ऊपर बेस्ड ऑन है आपका। सटायर का बात करें यहाँ पे आपका, तो सटायर आपके क्लासिकल सटायर का एम हुआ करता था कि सोसाइटी को विट के साथ में करेक्ट करना। हॉरेशियन सटायर कैसे होते थे आपके, हॉरेशियन सटायर आपके कैसे होते थे, जेंटल होते थे यहाँ पे। और जुबिनियल सटायर कैसे होते थे आपके, इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ये बहुत ही शार्प होते थे, है ना, शार्प होते थे और बाइटिंग होते थे, चुभने वाले होते थे एकदम। और तो रिलीजीज का बात करो यहाँ पे, तो आपकी जो क्लासिकल फॉर्म थे ये फॉलो करते थे स्ट्रिक्ट मीटर और डेकोरम को। थीम्स थी तो ऑब्वियसली प्रेज करेंगे, मेडिटेट करेंगे, है ना, सौरव के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने पे ध्यान दिया था।
डायडेक्टिक प्रोज एंड फिलोसॉफिकल डायलॉग्स का बात करें हम यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे ये आपका क्लासिकल मॉरल पर्पस हुआ करता था कि कुछ भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे तो उसके एक मॉरल वैल्यूज, एक आपका एंड में मॉरल लेसन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मेन की राइटर्स कौन थे आपके? अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रीक फाउंडेशनल क्लासिसिज्म की, तो होमर आ जाते हैं आपके। होमर किसके लिए जाने जाते हैं? ये आपके एपिक फाउंडेशंस के लिए जाने जाते हैं। सोफोकल्स परफेक्ट ट्रेजेडी के फॉर्म के लिए जाने जाते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, यूरिपाइड्स किसके लिए जाने जाते हैं? ये अपनी साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए जाने जाते हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे मैं आपके कोर्सेज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपका कोर्स ही मैंने इन्हीं चीजों से स्टार्ट किया है। तो अगर आप पेड कोर्स में बैठे हो, पेड कोर्स ले रखा है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन है उनमें देखना, इंडियन क्लासिकल और आपका यूरोपियन दोनों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ये सारे राइटर्स एक्सप्लेन है, तो मैं फोकस कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना उनको। एस्काइलस किसके लिए पॉपुलर है? ये अपनी ग्रैंड थीम्स के लिए पॉपुलर है अपना, है ना, और ट्रायोलॉजी फॉर्म के लिए पॉपुलर है अपना। और एरिस्टोटल किसके लिए पॉपुलर है? अपने पोएटिक्स के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए अपना ये पॉपुलर है यहाँ पे, है ना। एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है, ये क्या है? ये बाइबल माना जाता है एक तरह से आपका क्रिटिसिज्म में। ठीक है, अब रोमन राइटर्स का बात करें तो वर्जिल क्या है? वर्जिल का कौन सा नेशनल एपिक था? एनियाड। इसको रोम का, एनियाड को रोम का रोमन नेशनल एपिक माना जाता है यहाँ पे आपका। ठीक है, हॉरेस का बात करें, इनका ये क्या है? इनका जो वर्क था, इनका आर्ट्स पोएटिका हो गया, और इन्होंने कुछ कुछ और भी लिखे थे यहाँ पे। ओविड का बात करें तो ये मिथ और स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि इनका मेटामॉर्फोसिस हो गया, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको आपके लिटरेचर में, टॉपिक में, सेक्शन में। सिसेरो आपका प्रो स्टाइल मॉडल है, और सिनेका अपनी स्टोइक फिलोसफी और ट्रेजेडीज के लिए जाने जाते हैं। सिनेकन ट्रेजेडीज के ऊपर आपके काफी सारे प्लेस बेस्ड ऑन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टोइक स्टाइल, ये सेम जो फ्रेज है ना, ये फ्रेज आपके एग्जाम में भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो स्ट्राइक स्टाइल आया, सिनेका का आ जाएगा ट्रेजेडीज के लिए। ठीक है, इनको देख लेना आप यहाँ पे, जैसे आपका डचेस ऑफ माल्फी हो गया, वाइट डेविल हो गया, ये सब सिनेकन ट्रेजेडीज के ऊपर बेस्ड ऑन है आपके, उसी फॉर्मेट के ऊपर। फिर लेटर क्लासिकल रिवाइवल का बात करेंगे हम यहाँ पे, तो आपके किन कौन इनसे इन्फ्लुएंस है सबसे ज्यादा? तो ये जो रिवाइवल हुआ था, ये आपके फ्रेंच से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे जो आपके फ्रेंच राइटर थे बोलियो, वो बहुत ही हैविली इन्फ्लुएंस थे आपके क्लासिकल राइटिंग्स थो। तो ये फॉलो कर रहे थे आपके स्ट्रिक्ट क्लासिकल रूल्स को यहाँ पे, और ये लेकर आए आपके बाकी यूरोप में सेम ट्रेंड को यहाँ पे। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट में आपको क्लासिकल एपिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। और ड्राइडन एंड पोप का बात करें यहाँ पे, तो इंग्लिश न्यू क्लासिसिज्म के ये पिलर्स थे, इन दोनों को पिलर माना जाता है, जिन्होंने हीरोइक कुप्लेट, सटायर, डेकोरम, इनसे कॉपी किया है क्लासिकल राइटिंग्स में आपका। अब मेजर वर्क्स की बात करो आप अपनी पीरियड की, तो ये होमर का इलियाड और ओडिसी का देखो यहाँ पे। इलियाड और ओडिसी क्लासिकल वर्ल्ड के फाउंडेशन एपिक्स है, जहां हीरोइज्म, ऑनर और गॉड्स का इन्फ्लुएंस कांस्टेंट है। ये एपिक्स है जो फेट वर्सेस ह्यूमन एफर्ट का यूनिवर्सल थीम्स को सेट करते हैं। तो ये आपका क्लासिसिज्म का प्योर स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो यहाँ पे। वर्जिल की एनियाड का बात करो, तो एनियाड आपका रोमन एम्पायर के आइडेंटिटी को जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे, जहां पे ड्यूटी, सेक्रीफाइस और नेशन बिल्डिंग का एपिक है ये। इसके जो स्ट्रक्चर्स है बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मतलब कि क्लासिकल फॉर्म का हाईएस्ट डिसिप्लिन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सोफोकल्स का बात करें यहाँ पे, तो एडिपस रेक्स और एंटीगॉन, ये दोनों प्लेज अरिस्टोटल की ट्रेजेडी के रूल्स को फ्लॉलेसली फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके में। टाइटली स्ट्रक्चर्ड प्लॉट है आपका यहाँ पे, थीम्स फेट, मॉरल ड्यूटी और ह्यूमन ब्लाइंडनेस पे सेंटर्ड है, और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके रिपीटेटिवली। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, एरिस्टोटल का पोएटिक्स। पोएटिक्स ट्रेजेडी के रूल्स को डिफाइन करता है। क्या है वो? प्लॉट और यूनिटी, और क्या हो गया आपका यहाँ पे? हमर्शिया, कथारसिस, इमिटेशन। हमर्शिया, कथारसिस, इमिटेशन, इनके बारे में बात कर रहा है ये। तो ये क्लासिकल क्रिटिसिज्म का बाइबल है। क्या है ये? एरिस्टोटल का पोएटिक्स बाइबल है क्लासिकल क्रिटिसिज्म का। सारे लेटर क्रिटिक्स इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं आपके। हॉरेस का आर्ट्स पोएटिका का बात करो, तो हॉरेस बात करते थे डिकोरम, क्लैरिटी और मॉरल टीचिंग के लिए। इन्होंने ये तीनों चीजों को लिटरेचर का कोर प्रिंसिपल बताया है। इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, ये फॉर्मूला आपका जो है इंस्ट्रक्ट और डिलाइट वाला, ये फॉर्मूला आपका यहीं से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ध्यान में रखना आपका।
है ना। तो ये आपका यहीं से आता है और ये न्यू क्लासिकल थ्योरी का स्पाइन भी है। एस्काइलस का एगमेनन बोले यहाँ पे, तो ये ऑरेस्ट्रिया का ट्रायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें जस्टिस, रिवेंज और डिवाइन ऑर्डर को ग्रैंड थीम्स में रिप्रेजेंट किया गया है। एस्काइलस का स्टाइल बहुत ही आपको मजेस्टिक दिखेगा, एलिवेटेड, रिचुअलिस्टिक और मॉरली इंटेंस होता है। तो यहाँ पे आपका क्लासिकल ग्रैंड्योर आपको अपनी पीक पे दिखाई देगा। अब आता है ओविड का मेटामॉर्फोसिस। अब ये एक ऐसी नैरेटिव पोयम है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिथ्स को एक पोएटिक फ्लो में कनेक्ट किया गया है। तो ओविड का टोन कैसा है, प्लेफुल है और फिलोसॉफिकल है, और ये क्लासिकल स्टोरी टेलिंग का बताया है यहाँ पे एक इमोशनल रिस्ट्रेंट के साथ में। तो यहाँ पे आप रिस्ट्रेंट का एग्जाम्पल में इसका नाम ले सकते हो, ठीक है। थीम्स के बारे में बात करें आपका यहाँ पे, तो हीरोइज्म, ये डेस्टिनी, वर्च्यू, ऑनर, ये क्लासिकल टेक्स्ट इन हीरोज के वर्च्यू बेस्ड आइडियल्स को बनाते हैं, जहां ब्रेवरी और मॉरल स्ट्रेंथ दोनों जरूरी होती है। जैसे अकिलीस में जो इलियाड ने लिखी है यहाँ पे, ही फाइट्स नॉट जस्ट फॉर विक्ट्री बट ऑनर एज वेल, और वो जानता है कि उसकी डेस्टिनी उसके खिलाफ है तब भी। फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेट एंड फ्री विल का बात करते हैं, तो कैरेक्टर्स अपनी चॉइस करते हैं पर फाइनल आउटकम फेट डिसाइड करता है। तो ये टेंशन लिटरेचर का मेन इंजन है यहाँ पे आपका। जैसे एडिपस जितना भी अवॉइड करे पर प्रोफेसी फिर भी फुलफिल तो होती है ना यहाँ पे। फिर मॉरल ऑर्डर एंड कॉस्मिक जस्टिस का बात करें, तो पूरा क्लासिकल वर्ल्ड व्यू ने यूनिवर्स में एक डिवाइन मॉरल लॉ को यहाँ पे बताया गया है। गलती का पनिशमेंट फिक्स होता है। जैसे आप एगमेमन का नाम लोगे यहाँ पे, तो उसमें अनजस्ट एक्शन का रिवेंज नेक्स्ट जनरेशन तक उसके पीछे पड़ता है, चेस करता है। लॉ, ड्यूटी, गवर्नेंस, तो स्टोरीज ड्यूटी को पर्सनल फीलिंग से ऊपर रखकर दिखाई जाती हैं। सोसाइटी और स्टेट पहले है। जैसे एनियाड जो होता है यहाँ पे, अपने पर्सनल लव डीडो को सेक्रीफाइस कर देता है रोम की फाउंडेशन के लिए। फिर आता है ह्यूमन नेचर सीन एज स्टेबल एंड यूनिवर्सल। तो क्लासिकल राइटर्स कहते हैं कि ह्यूमन, इंसान, सबका सबसे बेसिक ट्रेट क्या है, प्राइड, जेलिसी, लव, और ये सब टाइम पीरियड्स में सेम होते हैं। जैसे मीडिया की जेलिसी हो गई है, और रेज टाइमलेस ह्यूमन इमोशंस का एग्जाम्पल है यहाँ पे। मॉडरेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, एथिकल स्ट्रगल, नथिंग इन एक्सेस, ये क्लासिकल मॉरल रूल है यहाँ पे। कैरेक्टर्स को बैलेंस, रिस्ट्रेंट और एथिकल चॉइसेस वगैरह टेस्ट करती है। जैसे कि हॉरेस के जो ऑड्स हैं उनमें आपको मॉडरेशन और काम लिविंग का आइडियल रिपीटेटिवली देखने के लिए मिल जाएगा, तो वही आपको ध्यान रखना है। ट्रेजिक फ्लॉ, अब आप देखो यहाँ पे हर्षिया कैथारसिस। ट्रेजिक हीरोज अपनी एक इनर वीकनेस की वजह से उनका डाउनफॉल हो जाता है, फेस करते हैं वो अपना, है ना, जो भी उनका किस्मत है, जो भी है डाउनफॉल। तो ऑडियंस क्या फील करती है, प्योरिफिकेशन फील करती है, और वो प्योरिफिकेशन क्या है आपका, कैथारसिस है। जैसे एडिपस का हर्षिया क्या होता है, उसका हर्षिया एडिपस का, उसका प्राइड, उसकी जल्दबाजी, रैशनेस, और वो क्या लीड करती है, ब्लाइंडनेस एंड एक्साइल, है कि नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे ये मेन थीम्स के ऊपर आपके सारे टेक्स्ट रिवॉल्व अराउंड करते हैं। अब इन्फ्लुएंस की बात करें यहाँ पे, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्लियर मूवमेंट्स में यहाँ पे, तो देखो ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी एंड ड्रामा। क्लासिसिज्म की सोच प्लाटो और एरिस्टोटल और ग्रीक ट्रेजेडीज से आई है, जहां पे रीजन, हार्मनी, ऑर्डर, ये सारी चीजें आपकी यही ग्रीक फिलोसफी से आपकी डिराइव्ड है। एरिस्टोटल की पोएटिक्स ने पूरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म को शेप किया है। रोमन लिटरेचर हैवीली कॉपीड अडॉप्टेड ग्रीक मॉडल्स, सबसे पहले ग्रीक फिलोसफी आई थी, फिर रोमन्स ने ग्रीक एपिक्स, ड्रामा, फिलोसफी को अडॉप्ट करके अपना एम्पायर सेंटर्ड वर्जन बनाया। जैसे वर्जिल का एनियाड क्या है, अब उसका रोमन वर्जन होमर का एपिक है, जो रोमन अडाप्टेशन है यहाँ पे, है ना। फिर आता है आपका रेनेसा का रिवाइव क्लासिकल आइडियल्स को लेके, ह्यूमैनिज्म, हार्मनी, ये सारे फॉर्म आपके सब रेनेसा राइटर्स ने जो बात की है ग्रीक और रोमन टेक्स्ट से बोरो किया है। मिल्टन ने क्लासिकल एपिक कन्वेंशंस को क्रिश्चियन थीम के साथ में फ्यूजन के तौर पे मिक्स किया है यहाँ पे। न्यू क्लासिसिज्म लेटर फॉर्मलाइज क्लासिकल रोल्स। अब हुआ क्या था, ये न्यू क्लासिसिज्म वाला पीरियड कौन सा है, ये पीरियड आता है आपका 17th और 18th सेंचुरी वाला आपका यहाँ पे। तो इस टाइम पे, इस सेंचुरी में यूरोप ने क्रिटिक्स ने, जो यूरोप में जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने क्लासिकल रूल्स को स्ट्रिक्ट कोडिफाइड सिस्टम बना दिया। जैसे ड्राइडन और पोप के वर्क्स में डेकोरम, हीरोइक कुप्लेट, करेक्टनेस,
वो दोनों ये सारी चीजों को वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हाउ दिस मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड अदर पीरियड्स। सबसे पहला है फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड ड्रामा। तो ये ड्रामा का स्ट्रक्चर, एपिक फॉर्म, ये सब क्लासिकल मॉडल्स पर बेस्ड ऑन है। तो मॉडर्न स्टोरी के में क्या आता है आपके, मॉडर्न स्टोरी में क्या आता है आपके, एक्सपोजिशन मिलता है आपको, फिर क्लाइमेक्स, फिर रेजोल्यूशन। तो ये सारी चीजें कहाँ से ली गई है, एरिस्टोटल से ही तो ली गई है ये सारी चीजें आपकी, नहीं। जहाँ पे आप पहले एक्सपोजिशन की बात करते हो, फिर उसके बाद में आपके क्या बात करते हो आप यहाँ पे, क्लाइमेक्स, जहाँ पे आपका रेवोल्यूशन होता है यहाँ पे, और फिर क्या आ जाता है आपका, रेजोल्यूशन आ जाता है यहाँ पे इसके बाद में, है ना। ये सब आपके एरिस्टोटल से डिराइव्ड है यहाँ पे आपके। बेसिस फॉर न्यू क्लासिकल रूल्स। न्यू क्लासिकल राइटर्स ने क्लासिकल आइडियल्स को इंग्लिश लिटरेचर में अडॉप्ट किया, स्पेशली उनका रीजन और फॉर्म है यहाँ पे। मॉडर्न ड्रामा स्टिल फॉलोज एरिस्टोटलियन स्ट्रक्चर। इवन कंटेम्प्रेरी प्लेज आपके, जहाँ पे आपके जो जहाँ पे राइजिंग एक्शन देखने के लिए मिलता है और क्लाइमेक्स देखने के लिए मिलता है, तो ये आपके सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स है, उसमें भी ये सेम ट्रेजिक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्थर मिलर का वो ले दो आप एग्जांपल, ऑल माई सन्स। इन्फ्लुएंस एजुकेशनल सिस्टम। अब स्कूल्स में आपका ग्रामर, लॉजिक और ये जो आपके रेटोरिक, क्लासिकल, आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है ना, तो ये इंस्पायर्ड है आपका, जैसे लैटिन ग्रामर और आपका रेनेसा स्कूल्स के ये सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। इंस्पायर्ड एनलाइटनमेंट वैल्यूज, रीजन, ऑर्डर, यूनिवर्सैलिटी। तो 18th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल दुनिया में क्लासिकल रैशनैलिटी को पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल थिंकिंग में अप्लाई किया गया था। जैसे लॉक हो गए, वोल्टेयर हो गए, ये सारे के सारे आपके फोकस कर रहे थे रीजन और क्लैरिटी के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। कंपेयर करोगे क्लासिसिज्म वर्सेस रोमांटिसिज्म को, तो क्लासिसिज्म ये फोकस कर रहा है रीजन और बैलेंस के ऊपर और कंट्रोल्ड इमोशंस की वैल्यू को वैल्यू करता है यहाँ पे। इनकी राइटिंग मेजर्ड होती है और यूनिवर्सल ट्रुथ पे फोकस करती है, जबकि रोमांटिसिज्म क्या करता है यहाँ पे, उल्टा काम। रोमांटिसिज्म फोकस करता है इमेजिनेशन और पर्सनल फीलिंग पे, नेचर और इंडिविजुअल चॉइस पे। ये सेंटर है इसका, जो दिल बोले वो ही लिखो, ये इनका एटीट्यूड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल दे दोगे, क्लासिसिज्म में पोप का एग्जाम्पल दे दो, रोमांटिसिज्म में वर्ड्सवर्थ का टिंडन है भैया, लिरिकल बलाड्स, कुछ भी दे दो एग्जाम्पल यहाँ पे। अब मॉडर्निज्म में इनका बात करें यहाँ पे, तो क्लासिसिज्म क्लैरिटी, यूनिटी और हार्मनी, ये स्ट्रेट एक वेल स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव पे टिके होते हैं। मॉडर्निज्म क्या करता है, डेलिबरेटली, जानबूझकर फ्रेगमेंटेड और एम्बिगुअस और एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर पे फोकस करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आप क्लासिसिज्म में आप सोफोकल्स का एग्जांपल दे दो यहाँ पे, ठीक है, सोफोकल्स का एग्जांपल दे दो। और मॉडर्निज्म में किसका एग्जांपल दोगे, टीएस एलियट का दे दो यहाँ पे। क्लासिसिज्म वर्सेस न्यू क्लासिसिज्म में आप बात करोगे, तो क्लासिसिज्म तो क्या था, ये था ओरिजिनल ग्रीक रोमन्स आइडियाज हैं, जहाँ पे होमर, वर्जिल, सोफोकल्स ये प्राइमरी फाउंडेशंस है। न्यू क्लासिसिज्म ये आपके क्लासिकल राइटर्स की कॉपी है, आइडियाज को इन्होंने रिवाइव किया, जहाँ रूल्स और डेकोरम और भी ज्यादा इन्होंने स्ट्रिक्ट बना दिए। तो यहाँ पे आप होमर का एपिक फाउंडेशन का एग्जांपल दे दो और इधर पोप के हीरोइक कुपलेट्स को दे दो यहाँ पे, ठीक है। ये क्रिटिकल ओपिनियन है कि किन किन ने इनके बारे में क्या बोला था, तो वो आप एक बार रीड कर लेना। और अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा आपका, क्लासिसिज्म मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा आपका लिटरेचर में। तो सबसे पहले तो आता है कि क्लासिकल आइडियल्स, जो ऑर्डर, सिमेट्रिक, क्लैरिटी है, इन्होंने वेस्टर्न आर्ट को डिफॉल्ट स्टैंडर्ड बन गए ये सारे के सारे, और इन्होंने लिटरेचर को शेप किया यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है एस्टैब्लिश ड्रामेटिक यूनिटीज। तो एरिस्टोटल की यूनिटीज ने परफेक्ट ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया था यहाँ पे, जिसे लेटर ड्रामेटिस्ट ने स्ट्रिक्ट रूल की तरह फॉलो किया था, है ना। फिर आता है क्रिएटेड फाउंडेशन फॉर वेस्टर्न एपिक, ट्रेजेडी एंड सटायर का बात करें यहाँ पे, तो एपिक का मॉडल होमर, वर्जिल से आए हैं, ट्रेजेडी का टेम्पलेट ग्रीक ड्रामेटिस्ट ने दिया है, और सटायर हॉरेस के जुवेनल का गिफ्ट है। तो इंग्लिश लिटरेचर ने इन्हीं जॉनरेस को अपना बेस बनाकर अपने मास्टरपीसेस बनाए। मिल्टन, शेक्सपियर, पोप इन्हीं सबसे आपके इंस्पायर्ड है यहाँ पे, है ना। इंस्पायर्ड न्यू क्लासिकल, ये इनको देख लो, ये इंस्पायर्ड है यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या फोकस करना है, आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप इन पे फोकस कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, पीडीएफ में सब अवेलेबल है ना। ये आप रिवाइज करोगे सारे पॉइंट्स को यहाँ पे, ऑलराइट, इनको आप देख लोगे यहाँ पे। अब आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बताओ मुझे यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे कि किसका क्या है यहाँ पे। क्लासिसिज्म इज प्राइमरीली इंस्पायर्ड बाय, कहाँ से इंस्पायर्ड है,
ये यहाँ पे ग्रीस एंड रोम से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे पहले ग्रीक आए थे, फिर उन्होंने रोम्स ने यहाँ पे ग्रीक को अडाप्ट किया था और अभी पॉलिश करके इनको रिप्रेजेंट किया था। फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल लिटरेरी थ्योरीज, क्या है फाउंडेशन आपका यहाँ पे? तो इसका फाउंडेशन किसको बनाया गया है लिटरेरी थ्योरी का? आपका पोएटिक्स को बनाया गया है, इसको बनाया गया है आपका अरिस्टोटल की, रिटन बाय अरिस्टोटल, बाइबल है ये आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट इज एसोसिएटेड विद, इंस्ट्रक्ट और डिलाइट ये किसके साथ में एसोसिएट किया गया है? ये हॉरेस की आर्ट्स पोएटिका के साथ में एसोसिएट किया गया है। द क्लासिकल यूनिटीज आर, क्या है यहाँ पे क्लासिकल यूनिटीज? यहाँ पे टाइम, प्लेस और एक्शन, ये तीनों आपके क्लासिकल यूनिटीज है यहाँ पे। द ट्रेजिक फ्लॉ इज नोन एज हमर्शिया, जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है यहाँ पे आपका, है ना, हीरो की इनर एरर या वीकनेस जो उसका डाउनफॉल कॉज करती है। विच वर्क इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट क्लासिकल एपिक, कौन सा वर्क है आपका जो ग्रेटेस्ट क्लासिकल एपिक माना गया है? वो है आपका होमर का ओडिसी, इसको ग्रेटेस्ट क्लासिकल एपिक माना गया है यहाँ पे अपना, ठीक है। इसमें आपको हीरोइज्म, गॉड, चैलेंजेस सब देखेगा, जर्नी वर्नी सब देख मिलेगा। क्लासिसिज्म एम्फसाइजेस, किस चीज के ऊपर क्लासिसिज्म एम्फसाइज कर रहा है? यह आपके ऑर्डर, बैलेंस और रिस्ट्रेंट के ऊपर एम्फसाइज करता है कि कुछ भी ज्यादा एक्सेस में मत लिखो यहाँ पे। अ लीडिंग रोमन क्लासिकल पोएट इज, कौन है आपका रोमन क्लासिकल पोएट? यहाँ पे हॉरेस आ जाते हैं यहाँ पे। तो हॉरेस रोमन गोल्डन एज के मेजर पोएट थे यहाँ पे, और सटायर्स के लिए जाने जाते थे यहाँ पे, ठीक है। क्लासिसिज्म वाज रिवाइव्ड इन इंग्लैंड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रिवाइव किया था? नियो क्लासिसिज्म के फॉर्म में इसको रिवाइव किया था। ड्रैडन और पोप इसके मेन पाइनियर्स हैं यहाँ पे। विच राइटर इज एसोसिएटेड विद क्लासिकल ट्रेजिक स्ट्रक्चर, कौन एसोसिएट किया जाता है क्लासिकल ट्रेजिक स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ पे? तो इसमें आप आंसर कर देंगे सोफोक्लेस को, यहाँ पे ये आपका एसोसिएट किए जाते हैं। सोफोक्लेस की ट्रेजेडीज जैसे एडिपस हो गया, एंटिगोन हो गया, ये सारे के सारे एरिस्टोटल के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड ऑन है। यूनिटी, फैटल फ्लॉ, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, सब यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके ऐसे ध्यान रखना है। तो ये था आपका क्लासिसिज्म, ऐसा मूवमेंट आपके लिटरेचर में जहां से आपका इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडेशन बनता है। आपको सबसे पहले यही पढ़ना है। अब इसके बाद में हम आपका पढ़ेंगे रेनेसा और रिफॉर्मेशन को यहाँ पे, ठीक है। आई होप सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये पीडीएफ विद्वान ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं आपके वेबसाइट पे जाके, और ये iOS के लिए है यहाँ पे, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड ऑल्सो किसी चीज़ में कोई डाउट या क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं जो भी क्वेरीज वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।